हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। ये हमारा BA LLB सेमेस्टर 4 का टॉपिक है, यूनिट 5 से। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद मनी डिमांड। देखिए, मनी डिमांड की जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस किसने दी थी? कीन्स ने दी थी, और ये कीनीजियन इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। सॉरी। तो देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस का क्या मतलब है? सॉरी, ये लिक्विडिटी है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ऐसे एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो। तो कैश सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है, उसके बाद फिर गोल्ड, सिल्वर, लैंड, ये सब आते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब कि आप कितना पैसा अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? मनी डिमांड ही हो गया। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज नथिंग बट योर मनी डिमांड। फिर मनी डिमांड के कीन्स ने 3 मोटिव्स बताए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, MDT, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। D नीचे लिखना है, T ऊपर। सो MDT, एंड MDT इज अ फंक्शन ऑफ Y, विच मीन्स इनकम। तो आपका ट्रांजैक्शन के लिए आप कितना पैसा रखना चाहते हो, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा पैसा अपने पास रखना चाहोगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा रखना चाहोगे। सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब जो इमरजेंसी फंड आप घर में रखते हो हारी बीमारी में काम आने के लिए, वो। इट इज डिनोटेड बाय MDP, मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, and it is a function of income, and again there is a positive relation between money demand for precautionary purpose and income. अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा इमरजेंसी फंड रखना चाहोगे। फिर नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होता है? जब आप पैसे से पैसा बनाना चाह रहे हैं, आप पैसा जो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके स्पेक्यूलेटिव मोटिव डिसाइड होता है। It is denoted by MDS, money demand for speculative motive, and it is a function of rate of interest, and there is a negative relation, which means अगर rate of interest ज्यादा मिलना चाहेगा तो आप मनी डिमांड कम करोगे। क्यों कम करोगे? क्योंकि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे, अपने पास कम रखना चाहोगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मनी डिमांड इज द सम ऑफ मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस एंड मनी डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस। पर्पस मोटिव एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। सो ओवरऑल मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर इट हैज पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम एंड नेगेटिव रिलेशन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, इसी थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विडिटी ट्रैप। तो चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस लिक्विडिटी ट्रैप। तो चलिए बात करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप की। देखिए, बड़ी खतरनाक सी चीजें आपको लग रही होगी देखने में। मजे मजे में इकोनॉमिक्स ली, अब इकोनॉमिक्स के भी मजे लो। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है? MDT प्लस MDP इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एंड मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव आर अ फंक्शन ऑफ योर इनकम एंड देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। मनी डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड देयर इज नेगेटिव रिलेशन। अब इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। पार्ट ए में हमने लिया है मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एंड मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे लिया है हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो तो इनकम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं। तो क्या होगा? ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, जिसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एंड मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस सेम बनी रहेगी, इस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, इनकम है, और इनकम इस ग्राफ में है नहीं, इसलिए ये सेम बनी रहेगी। फिर बात करते हैं मनी डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव की। अब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R 0 है तो हमारी मनी डिमांड कम है,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है तो मनी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई तो हम इन्वेस्टमेंट भी कम करना चाहेंगे। एज अ हाउस होल्ड हम क्या चाहते हैं कि हमें हमारी सेविंग पे या इन्वेस्टमेंट पे जो भी आप कर रहे हो उस पर अच्छा रिटर्न मिले। तो अगर अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम कम पैसा सेव करेंगे, तो कम रिटर्न मिलेगा तो हम ज्यादा पैसा खर्च करना चाहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इन दोनों ही कर्व्स का हॉरिजॉन्टल समीशन ले लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल समीशन कैसे लिया जाता है, देखिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने ए और बी को ऐड कर दिया और R1 पे हमने C और D को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो इन दोनों का हॉरिजॉन्टल समीशन के बाद कर्व आया है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना है और इस कर्व का नाम है LP कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। और ये कर्व क्या दिखा रहा है, LP कर्व शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी डिमांड। तो मनी डिमांड, दिस इज मनी डिमांड, तो इट शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी डिमांड। अब देखिए ये तो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, बात करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप की। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, देखिए हमने बात करी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नेगेटिव रिलेशन दिखाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी के बीच में, मनी डिमांड के बीच में। तो अगर इस कर्व में मैं मनी सप्लाई कर्व ऐड कर दूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, दिस विल बी योर मनी सप्लाई कर्व MS1, ठीक है, दिस इज योर मनी सप्लाई कर्व। मनी सप्लाई कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मनी सप्लाई एक्सोजिनसली डिटरमाइन होगी, मॉडल में नहीं होगी। एक्सोजिनसली डिटरमाइन होने का मतलब चेंज हो सकती है, मनी सप्लाई चेंज हो सकती है, लेकिन मॉडल के अंदर वो फैक्टर्स नहीं है जो इसको चेंज करें। इसको तो RBI अपने हिसाब से चेंज करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी सॉरी मॉनेटरी अथॉरिटी जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो मनी सप्लाई को घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है वो आती है इनके इंटरसेक्शन से, LP कर्व जो कि हमारा मनी डिमांड कर्व है, और मनी सप्लाई के इंटरसेक्शन से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी, एंड दिस इज इक्वल टू लेट्स से दिस इज R0, ठीक है। अब हमें पता है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी डिमांड। तो अगर मैं मनी सप्लाई को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, दिस इज M1 M2। मनी सप्लाई, मनी की जो क्वांटिटी है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ाने से वो बढ़ गई है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ मनी हैज इंक्रीज्ड एंड साइमल्टेनियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज डिक्रीज्ड। अब मुझे फिर और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं मनी सप्लाई को फिर से इंक्रीज कर दूंगा, दिस इज M3, दिस इज MS3, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, अब R2 हो गई। लेकिन मनी सप्लाई को हम इनफाइनाइटली बढ़ाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अब जो LP कर्व है दैट हैज बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब अब अगर मैं मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, अभी भी R2 है, तो मनी सप्लाई तो हमने बढ़ा दी, M4 पे कर दी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ मनी इज एट M4, मनी सप्लाई हमने बढ़ा दी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। और ये जो ट्रैप है, ये जो ट्रैप है कि मनी सप्लाई बढ़ाने पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, इसी ट्रैप का नाम है लिक्विडिटी ट्रैप। क्या नाम है, लिक्विडिटी ट्रैप। तो आई होप लिक्विडिटी ट्रैप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी सप्लाई की। नाउ लेट्स डिस्कस मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी, कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, कितना पैसा इकोनॉमी में इस वक्त मौजूद है, वो होता है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के कुछ टाइप्स होते हैं, इसको हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं, कि आप अलग अलग कैटेगरीज बना रखिए लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग कि मनी सप्लाई किस हिसाब से किस कैटेगरी में आएगी। तो पहले बात करते हैं M1 मनी सप्लाई की। M1 मनी सप्लाई में क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, एक तो इंक्लूड करते हैं करेंसी, जो भी नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं और लोगों के पास हैं,
लोगों की जेब में है, घर में है, वॉलेट में है, वो करेंसी। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स, जो पैसा लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा रखा है। कौन से बैंक अकाउंट? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जिसके अगेंस्ट वो चेक डिपॉजिट करवा सकते हैं, चेक इशू कर सकते हैं कहीं पे, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स। प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, इसको हम डीडी से डिनोट करते हैं। अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई में कौन कौन से डिपॉजिट्स आते हैं? एक तो आते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लीजिए नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है, उसकी अपेक्स बॉडी है। अगर नाबार्ड का कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा है तो फिर वो M1 मनी सप्लाई का पार्ट होगा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का पार्ट होगा। फिर नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड फॉरेन बैंक। अगर किसी फॉरेन बैंक का या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है, कुछ डिपॉजिट्स हैं उनके डिमांड डिपॉजिट्स, तो वो M1 मनी सप्लाई का पार्ट होगा। और नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हुए? जैसे आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और इनका पैसा अगर आरबीआई में डिपॉजिटेड है तो ये भी M1 मनी सप्लाई का पार्ट होगा। बेसिकली दो तरह के डिपॉजिट्स इसका पार्ट नहीं होते हैं। जैसे एक तो है गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई में जमा है, वो M1 मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो अलग अलग कमर्शियल बैंक्स का खाता आरबीआई में है, उन्होंने जो पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, वो भी M1 मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं M2 मनी सप्लाई की। M2 मनी सप्लाई में हम M1 को इंक्लूड करते हैं, प्लस कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो इसमें इंक्लूड करते हैं। क्या है? सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। देखिए, जब स्टार्टिंग में बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था, तब हमने पोस्ट ऑफिस को भी ये अधिकार दिया था कि वो भी लोगों का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कुछ सेविंग बैंक की तरह काम करते हैं पोस्ट ऑफिस भी। तो पोस्ट ऑफिस जो है वो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसी को हम M2 मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। फिर बात करते हैं M3 की। M3 में M1 को इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे M2 को इंक्लूड नहीं कर रहे, M1 को इंक्लूड कर रहे हैं। प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स में आपके दो तरह के टाइम डिपॉजिट्स यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से? एक तो आते हैं आपके FD, दूसरा RD। FD क्या चीज है? FD है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट। और RD है रिकरिंग डिपॉजिट। RD है रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में मेजर डिफरेंस क्या है? FD में आपको लमसम में एक अमाउंट जमा करवाना होता है और मैच्योरिटी डेट पे आपको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। RD में आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, जिस भी तरह से आप डिफाइन करना चाहें, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कुछ कुछ पैसा जमा करना होता है और मैच्योरिटी डेट पे इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं M4 की। M4 में हम M3 को इंक्लूड करते हैं और क्या बच गया? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स जो भी हैं। अब टाइम डिपॉजिट्स हैं तो टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स है तो सेविंग डिपॉजिट्स, वो सभी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब ये NSC क्या चीज है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए, ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये होते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। पहले ये समझते हैं कि ये क्या चीज है, उसके बाद मनी सप्लाई को समझेंगे किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं। मान लीजिए ये बॉन्ड है 100 रुपए का, ये एक बॉन्ड है 100 रुपए का और इसको खरीदने के लिए 80 रुपए देने होंगे। इसको खरीदने के लिए 80 रुपए देने होंगे। 80 रुपए में ये 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया, लेकिन ये 100 रुपए का बॉन्ड हम हैंड टू हैंड नहीं बेच सकते। ये कब बेच सकते हैं? इसके साथ कुछ टाइम पीरियड होगा, जैसे कि 5 साल। तो 5 साल बाद आपको ये बॉन्ड दोबारा पोस्ट ऑफिस लेके जाना होगा। पोस्ट ऑफिस में आप ये बॉन्ड दोगे और पोस्ट ऑफिस वाले आपको 100 रुपए दे देंगे। तो इसके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो एक तरीके से आपने
इन्वेस्ट किया जिस पे आपको इंटरेस्ट मिला है। अब इससे क्या करती है गवर्नमेंट, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। अगर उसे मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल कर देगी, जैसे ही सेल करेगी लोग आके पैसा जमा करवाएंगे और बॉन्ड्स को ले जाएंगे, ठीक है। और हालांकि ये गवर्नमेंट को इन फ्यूचर देना होगा, बट एट प्रेजेंट तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर मनी सप्लाई को कम करना होगा तो क्या करेंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होगा तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदा जाएगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदा जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लाके अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स जमा करा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, बट आप तो 4 साल में ही लियो। तो लोग गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जमा करवाई और 100 रुपए लेके चले गए। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, ये इकलौता इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो काम आते हैं जिससे कि आरबीआई, गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट हम एक बात करते हैं कि ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई हमने पढ़े हैं, इसको लिक्विडिटी के बेस पे हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर लिक्विडिटी की बात करें तो पहली भी चीज तो ये कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी क्या होता है कि आप किस चीज को मनी की टर्म्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सी मनी सप्लाई है, सबसे ज्यादा लिक्विड है M1। क्यों, क्योंकि इसमें तो करेंसी आ रही है, डिमांड डिपॉजिट्स आ रहे हैं, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, तो ये सभी सबसे ज्यादा लिक्विड है। तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड हो गई। फिर उसके बाद आती है हमारी M2। क्यों, क्योंकि इसमें सेविंग डिपॉजिट्स आ रहे हैं पोस्ट ऑफिस के। नेक्स्ट हमारी M3, क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट्स आ रहे हैं, और टाइम डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स में ज्यादा लिक्विड कौन सी होती है, सेविंग डिपॉजिट। तो पहले M2 आया, फिर M3 आया, और लास्ट में फिर M4 आया, जिसमें हमने सारी ही चीजों को इंक्लूड कर दिया। तो लिक्विडिटी के बेसिस पर आप इनको इस सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, M1, M2, M3, M4, ठीक है। और इनका नाम देने में कोई दिमाग नहीं लगाया गया, सीधे नंबर्स के अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग ही इसको नाम दिया गया है। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल